Assalamu alaikum students. In previous lecture we have discussed Legendre transformations and we have discussed all about how to derive a Legendre transformation in one variable. तो उसके अंदर हमने किया क्या था, उसमें हमने सबसे पहले एक फंक्शन लिया था f जो सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंडेंट था, यानी f जो है वो x डिपेंडेंट था। वहाँ से हमने df बाई dx लिया और हमने कहा जी यहाँ से जो भी हमारे पास आ गया वो स्लोप ऑफ द फंक्शन है, ठीक है जी। उसको हमने s का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना था, हमने ढूंढना ये था कि हमें एक ऐसा फंक्शन g मिल जाए कि जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो x आ जाए, यानी कि हमें एक बिल्कुल ऑपोजिट किस्म का फंक्शन चाहिए। हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आए थे, हम x से s में आए और हमें s में एक ऐसा फंक्शन चाहिए था कि जिसका आप डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू s, तो आंसर आपका f आ जाए, सॉरी आंसर आपका x आ जाए। तो इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस कि जो इस किस्म के हमें फंक्शंस देती हैं, फंक्शन f की बजाय फंक्शन f की हेल्प से, बल्कि आपने फंक्शन g निकाला और एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन हमने डेवलप की, हमने ड्राइव की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कि जो फंक्शन f को फंक्शन g में चेंज कर दे, उसको हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और हमने ये देखा कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक फंक्शन था f, ठीक है जी। यहाँ से अब हम थोड़ा सा लिख के मैं आपको इस तरफ ले आती हूँ। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या था कि एक फंक्शन था f जो कि वेरिएबल x डिपेंडेंट था। हमने क्या किया, हमने df बाई dx लिया और हमने क्या किया, हमने कहा ये जी df बाई dx s के बराबर है। और हमने ढूंढना क्या था, हम यहाँ से दूसरी तरफ को चले, हमने कहा जी हमें एक फंक्शन चाहिए g ऑफ s सच डैट dg ऑफ s बाई ds बराबर हो x के। ये इस किस्म का हमें फंक्शन रिक्वायर, और इस फंक्शन के लिए हमने एक मशीन बना ली। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक मशीन होती है, एक ऐसी मशीन बना ली कि जिसमें fx डाल दो तो आपको gs नजर मिल जाए। आपने f ऑफ x उस मशीन में डाला, आपके पास निकल के आया g ऑफ s। लेकिन ये सारी बात जो हमने की ये हमने एक वेरिएबल में की, यानी कि एक ऐसी आपने मशीन बनाई कि आपने कहा कि g ऑफ s, मशीन के अंदर बेसिक फार्मूला क्या था, g ऑफ x s इक्वल टू एक्स एस माइनस f, ठीक है। इस फार्मूले से रिजल्ट आपने ऐसा निकाला जो कि सिर्फ फंक्शन ऑफ s हो, और ये आपका रिजल्ट था। आपने क्या किया है कि एक फंक्शन f ऑफ x लिया है, उसको एक मशीन यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने ऐसी बना ली है, एक फंक्शन ऐसा बना लिया है, एक मैपिंग ऐसी बना ली है। मैपिंग को हमने मशीन की तरह लिया है कि आपने इनपुट क्या किया, आपने f ऑफ x को इनपुट किया, आउटपुट क्या निकला, g ऑफ s निकला, एक नया फंक्शन निकला है जो s डिपेंडेंट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उस मशीन की बेस इस एक इक्वेशन पे है, और ये जो एक इक्वेशन है इसके अंदर आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी पड़ी, सीधी सी बात थी। और इस किस्म की डिफरेंशिएशन तो खैर आपने एक दफ़ा की, क्योंकि आपको f इन टर्म्स ऑफ s चाहिए था, उसके लिए आपको x और s का रिलेशनशिप ज़रूर निकालना पड़ा है एक दफ़ा सब डिफरेंशिएशन की, लेकिन कोई इंटीग्रेशन नहीं आपने की। और आपके पास एक बड़ी सिंपल सी मशीन आ गई जिसकी बेस का फॉर्मूला ये था एक्स एस माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप निकालते हो एफ ऑफ एक्स, डालते हो इसमें एफ ऑफ एक्स, निकालते हो जी ऑफ एस। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर ये मशीन है और इसके अंदर आप जी ऑफ एस डाल दो एफ ऑफ एक्स की बजाय, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आप एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो एक्स एस माइनस जी ऑफ एस। तो इसका मतलब ये है कि इस मशीन में आप इस g ऑफ s को डाल दोगे तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ x निकल आएगा नीचे से। इस मशीन में हमने f ऑफ x डाला था, क्या निकला, g ऑफ s डाल दिया, क्या निकला, f ऑफ x। जब g ऑफ s डाला और f ऑफ x निकला तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को f ऑफ x को मैं दो दफ़ा इस मशीन में डाल रही हूँ। एक दफ़ा पहले डाला, उसके बाद इस मशीन में जो भी रिजल्ट आ गया उसको दोबारा डाला, तो मेरे पास फिर वही आउटपुट हो गया जो मेरा पहला इनपुट था, ठीक है। वहां से हमने ये निकाला कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को दो दफा एक फंक्शन ऑफ f ऑफ x पे अप्लाई किया जाए
तो आंसर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आता है। इसका मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स को मैथमेटिकली अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस पे अप्लाई करूं तो मेरे पास टी इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इट मीन्स दैट टी इनवर्स एंड टी दे कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन अप्लाइड ऑन एफ ऑफ एक्स गिव इक्वल रिजल्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स अप्लाइड ऑन एफ ऑफ एक्स। एक ऐसी मशीन बना लो जो इसके ऑपोजिट है, जिसमें नीचे से कुछ डालें तो ऊपर से निकल आए, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इस इनवर्स वाली मशीन में डालेंगे तो जी ऑफ एस निकलेगा, और एफ ऑफ एक्स ऊपर से इनपुट के तौर पे मशीन में डालेंगे, यानी ओरिजिनल मशीन के अंदर आप एफ ऑफ एक्स डालो, जी ऑफ एस निकल रहा है। ये उल्टी मशीन है, ये टी इनवर्स है, ठीक है। टी इनवर्स क्या है कि ये इनवर्स ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा है। इसके अंदर इधर से आप एफ ऑफ एक्स डाल रहे हो, इनपुट अगर इस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एफ ऑफ एक्स की हो रही है तब भी सेम रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स और टी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होते हैं। यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला था कि टी और टी इनवर्स बराबर होते हैं। उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल देखी। एग्जाम्पल देखने के बाद हमने ये देखा कि डी जी बाई डी एस इन ईच ऑफ द केस हमारे पास एक्स ही आता है। अब हम फर्दर आगे बात करने जा रहे हैं कि ये जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्या हम इसको सेवरल वेरिएबल्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो आपने इन टर्म्स ऑफ लेग्रांज निकाला था, असल हमारा मसला तो वही था कि हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ लेग्रांजियन आया तो कैसे आया। वो आपके पास जो था वो था एच क्यू पी टी इज समेशन पी क्यू डॉट माइनस एल क्यू क्यू डॉट टी। ये आपका हैमिल्टोनियन था, और इसमें आप देखो कि P जो थी ये एक लिस्ट थी n वेरिएबल्स की, P1 P2 एंड सो ऑन Pn, और इसी तरह Q डॉट जो था बोल्ट थे ये, तो Q डॉट भी n वेरिएबल्स की एक लिस्ट था, Q1 डॉट Q2 डॉट एंड सो ऑन Qn डॉट तक, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो हमने पहले लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है वो एक ही वेरिएबल डिपेंडेंट थी, यानी उसमें फंक्शन जो था वो सिर्फ x डिपेंडेंट था। अब ये जो हमारा l है ये 2n+1 कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, ठीक है। पहले फंक्शन हमारा सिर्फ x डिपेंडेंट था, 1 वेरिएबल डिपेंडेंट था। अब जो हमारा l है वो q डॉट और t पे डिपेंडेंट है। q जो है वो n की लिस्ट है, q डॉट जो है वो भी n वेरिएबल्स की लिस्ट है, और t जो है वो एक सिंगल वेरिएबल है। q इनफैक्ट आपका है q1 q2 एंड सो ऑन qn। तो अब ये 2n+1 वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए ये फंक्शन कैसे हम वेरीफाई करेंगे, इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, अब उस तरफ आते हैं। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैनी वेरिएबल्स। अभी तक हमने एक वेरिएबल की बात की थी कि एक वेरिएबल की हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, दो की हमने निकाली इंटीग्रेशन से ही, लेकिन हमने कैसे निकाली वो सारा आपने देखा और पिछले लेक्चर में ये सारा हमने किया था। अब हम आ जाते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स पे। हाउ डू वी फॉर्म ए लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इफ देयर इज मोर देन वन एक्टिव वेरिएबल। हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एक से ज्यादा एक्टिव वेरिएबल है, जैसे कि आपका लेग्रांजियन और आपका हैमिल्टोनियन उनका रिलेशनशिप है कि लेग्रांजियन जो है वो 2n+1 वेरिएबल डिपेंडेंट है, हैमिल्टोनियन जो है 2n फेज स्पेस में और एक टाइम 2n+1 वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो ऐसी सूरत में हम कैसे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, इसका जवाब देते हुए आप ये कर सकते हो कि आप एक से ज्यादा वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल आप 2 वेरिएबल फंक्शन ले लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी। टू आंसर दिस कंसिडर ए जनरल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। आप 2 वेरिएबल्स का एक जनरल फंक्शन लेते हैं f x1 x2। आप फंक्शन लेते हैं x1 और x2 2 वेरिएबल्स का। अब इस फंक्शन का आप डिफरेंशियल लो। जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशियल लोगे, आपका फंक्शन जो है वो है फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। df आप लोगे, क्योंकि फंक्शन आपका x1 डिपेंडेंट भी है और x2 डिपेंडेंट भी है, तो आप जब डिफरेंशिएशन इसकी लोगे तो पार्शियल f बाय पार्शियल x1 dx1 आ गया, प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल x2 dx2 आ गया। फॉर एग्जांपल वही बात याद कर लो कि एक प्लेन है, प्लेन में ओरिजिन पे आपने हीटर लगाया, मैंने वैसे स्पेस की उस वक्त बात की थी, ओरिजिन पे हीटर लगाया और हीटर लगा के तो आप कुछ देर के बाद इस कमरे में घुसे हो, ये वाला कमरा, इस कॉर्नर पे आपने हीटर लगा दिया।
न्यू एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, आप हीटर के करीब जाते जाओगे हीट ज़्यादा होगी, सॉरी एक्स एक्सिस में चेंज आएगा तो हीट चेंज होगी। एक्स एक्सिस पे दूर जाओगे हीट कम होगी, एक्स एक्सिस पे हीटर के करीब आओगे हीट ज़्यादा होगी। वाई एक्सिस पे हीटर से दूर जाओगे हीट कम होती जाएगी, वाई एक्सिस पे हीटर से करीब आते जाओगे हीट ज़्यादा होती जाएगी। ओवरऑल इस प्लेन में हीटर से दूर जाते जाओगे हीट कम होती जाएगी, हीटर के करीब जाते जाओगे हीट ज़्यादा होती जाएगी। चेंज इन हीट वाई के लिहाज से भी आ रहा है, चेंज इन हीट एक्स के लिहाज से भी आ रहा है। तो जो एक्स के लिहाज से चेंज इन हीट आ रहा है उसको आप dx1 से मल्टीप्लाई कर dx से मल्टीप्लाई करते हो, और जो y के लिहाज से चेंज आ रहा है इस हीट फंक्शन में उसको आप dy से मल्टीप्लाई करते हो, और आपके पास टोटल चेंज आ जाता है कि ओवरऑल चेंज जो है वो क्या आ रहा है इस हीट में। तो अब ये डिफरेंशियल हमने लिया है f का, और f जो है वो 2 वेरिएबल डिपेंडेंट है x1 और x2, और आपके पास टोटल डिफरेंशियल आ गया पार्शियल f बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल x2 dx2। अब जो आपको पार्शियल f बाय पार्शियल x1 है उसको हम नाम दे देते हैं s1 का, इसको नाम हमने दे दिया s1 का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने df बाई dx को s का नाम दिया था, क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस हिसाब से है एक्स वाई प्लेन में। इसी तरह पार्शियल f बाय पार्शियल x2 स्लोप ऑफ द फंक्शन अलोंग द कोऑर्डिनेट x2 है। अब देखो ना, जब ये आपके पास एक सरफेस बनता है, लेट अस से कि ये एक प्लेन है, इसके हिसाब से आपके पास आपका जो भी फंक्शन है वो जाहिर है 3 डायमेंशन में आएगा। नीचे आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है तो प्लेन के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर आपके पास फंक्शन की एक वैल्यू आएगी, सरफेस आपके पास एक जनरेट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ x1 x2 है क्या, इनफैक्ट ये एक सरफेस है जो जनरेट हो जाएगा। जब ये सरफेस जनरेट हो जाएगा तो पार्शियल f बाय पार्शियल x1 उस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा उसका भी तो एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट होगा, वो भी तो 2 डायमेंशन में टेंजेंट है, उसका एक x कंपोनेंट जो होगा या x1 के लिहाज से कंपोनेंट जो होगा वो पार्शियल f बाय पार्शियल x1 होगा, जो y1 के लिहाज से कंपोनेंट होगा वो पार्शियल f बाय पार्शियल सॉरी जो x2 के लिहाज से कंपोनेंट होगा वो पार्शियल f बाय पार्शियल x2 होगा। इस तरह xy प्लेन में जो सरफेस बना है टेंजेंट का एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। जो x कंपोनेंट है वो पार्शियल f बाय पार्शियल x है, जो y कंपोनेंट है वो पार्शियल f बाय पार्शियल y है। तो जो टेंजेंट का x1 के लिहाज से कंपोनेंट है यहाँ df में, अब हम df पे दोबारा आ रहे हैं कि df आपका पार्शियल f बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल x2 dx2 था, विच इज इक्वल्स टू s1 dx1 प्लस s2 dx2, ठीक है जी। और हम कहते हैं s1 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट x1, और पार्शियल f बाय पार्शियल x2 यानी कि s2 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट x2। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये आपका ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसके लिहाज से इस प्लेन के ऊपर एक सरफेस जनरेट हुआ है, दिस इज योर एफ ऑफ x1, दिस इज योर फंक्शन ऑन एक्स वाई, ठीक है। अब इसका कोई भी आप पॉइंट ले लो, मैं लेटर से ये पॉइंट ले लेती हूँ अंदर, ठीक है, ये कुछ ऐसे सा कर्व जा रहा है, उसके ऊपर ये पॉइंट है। अब इसके ऊपर जो भी मैं टेंजेंट लूंगी जाहिर है उसका एक y के लिहाज से कंपोनेंट है और एक इस टेंजेंट का x के लिहाज से कंपोनेंट है, ठीक है। एक इस टेंजेंट का x के लिहाज से कंपोनेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, सॉरी ये आएगा x के लिहाज से, एक इस सरफेस पे y के लिहाज से कंपोनेंट होगा, यानी कि ये पार्शियल f बाय पार्शियल x है और ये पार्शियल f बाय पार्शियल y है। तो ये टेंजेंट आपको बन गया, और इस टेंजेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस टेंजेंट वेक्टर का x के लिहाज से कंपोनेंट है और एक इस टेंजेंट वेक्टर का y के लिहाज से कंपोनेंट है। अगर मैं x y की बजाय x1 और x2 ले लेती हूँ तो टेंजेंट के कंपोनेंट्स किस लिहाज से आएंगे, ये फंक्शन f ऑफ x1 x2 बन गया, और टेंजेंट के कंपोनेंट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आ गए। तो f ऑफ x1 को मैंने नाम दे दिया s1 का, और f ऑफ x2 को मैंने नाम दे दिया स्लोप टू s2 का। अच्छा जी, अब मैं ये कहती हूँ कि एक फंक्शन मुझे ऐसा मिल जाए कि जिसका मैं डिफरेंशिएशन जिसकी लूँ विद रिस्पेक्ट टू x1, जी एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 अगर मैं लूँ तो s1 आ जाए, और अगर उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 में लूँ तो आंसर मेरे पास s2 आ जाए। इस किस्म का मुझे एक फंक्शन मिल जाए।
अब अज्यूम करते हैं, अब हमने ये कंस्ट्रक्ट करना है ना, हमने एक ऐसी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है कि जहां से ये फंक्शन जी हमें मिल सके। हम अज्यूम करते हैं कि हम जाहिर है ऐसा एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि पार्शियल जी बाय पार्शियल s1 x1 है और पार्शियल जी बाय पार्शियल s2 x2 है। x1 और x2 दोनों फंक्शन है s1 और s2 के। अगर ये रिलेशनशिप्स हैं तो डिफरेंशियल ऑफ g किसके बराबर है, dg। वो किसके बराबर होगा, वो यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ऐसा फंक्शन मेरे पास है जो s1 और s2 पे डिपेंडेंट है और पार्शियल जी बाय पार्शियल s1 x1 के बराबर है और पार्शियल जी बाय पार्शियल s2 x2 के बराबर है, तो मेरे पास टोटल चेंज इन g किसके बराबर होगा। टोटल चेंज इन g है पार्शियल जी बाय पार्शियल s1 ds1 प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल s2 ds2 के बराबर, और पार्शियल जी बाय पार्शियल s1 किसके बराबर है, हमने कहा इस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि पार्शियल जी बाय पार्शियल s1 x1 के बराबर है और पार्शियल जी बाय पार्शियल s2 किसके बराबर है, वो x2 के बराबर है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई टोटल चेंज इन g की, dg की ये इक्वेशन आ गई। और df की इक्वेशन मेरे पास पहले आ चुकी है और df मेरे पास जो आया था वो बराबर आया था s1 dx1 प्लस s2 dx2 के। अब मैं वही प्रोसीजर करूंगी जो मैंने पहले किया था, यानी कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, मैं इन चेंजेस को ऐड कर दूंगी, यानी कि मैं df प्लस dg ले रही हूँ, किसके बराबर आएगा। चेंज इन f मेरे पास क्या था, s1 dx1 प्लस s2 dx2, और चेंज इन g मेरे पास क्या था, x1 ds1 प्लस x2 ds2। अभी जो s1 dx1 इसके साथ मैं अगर ऐड कर दूं x1 ds1, इसको एक ब्रैकेट में रख लूं क्योंकि ये अगर आप देखो तो टोटल चेंज आपका x1 s1 में बन जाएगा। और इसी तरह सेकंड और लास्ट कंपोनेंट को मैं इकट्ठा कर रही हूँ s2 dx2 प्लस x2 ds2। तो ये पहला हिस्सा बना ds1 x1 और दूसरा हिस्सा जो बना वो ds2 x2 बन गया, और ये इनफैक्ट आ गया ds1 x1 प्लस s2 x2। तो आपका df प्लस dg जो कि चेंज इन टोटल चेंज इन f प्लस g था बाय डेफिनेशन, वो किसके बराबर आ गया, चेंज इन s1 x1 प्लस s2 x2। और ये हमें बता रहा है कि हमारा दोनों फंक्शंस का जो सम है वो s1 x1 प्लस s2 x2 के बराबर है। और यहाँ से हम जो डिड्यूस कर सकते हैं वो ये बात कि आपका g जो है वो s1 x1 प्लस s2 x2 माइनस f है। अब यहाँ पे भी आप देख लो क्या लिखा हुआ है, एडिंग द टू प्रीवियस इक्वेशंस इट गिव अस d यानी कि चेंज इन f प्लस g इक्वल टू d ऑफ s1 x1 प्लस s2 x2। The Legendre transformation of f x1 x2 with both x1 and x2 as active variables is therefore g equal to s1 x1 plus s2 x2 minus f. But since it is understood that g is a function of s1 and s2, we should write g of s1 s2 equal to s1 x1, x1 is a function of s2 and s1 plus s2 into x2 and x2 is a function of s1 and s2 minus f, and this f is a function of x1 and x2 and both x1 and x2 are the function of two variables s1 and s2। तो ये आपने इस तरह से g को in terms of s1 और s2 लिख लिया। This procedure can be generalized to n variables, इस प्रोसीजर को आप n variables तक extend कर सकते हो। So if we have a function f of x where x stands for the n variables xi, अगर हमारे पास फंक्शन है x का जबकि x एक वेरिएबल नहीं है, x लिस्ट ऑफ n वेरिएबल्स है और x जो है वो x1 x2 एंड सो ऑन xn तक सारे के सारे n वेरिएबल्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी कि अगर ये सारे के सारे xi जो हैं वो एक्टिव वेरिएबल्स हैं, वो अपना पार्ट प्ले करें इस फंक्शन में, तो g ऑफ s बराबर होगा समेशन ओवर i, यानी कि i जो है आपके पास क्योंकि n वेरिएबल्स हैं तो दिस समेशन जो है वो i इक्वल टू 1 से लेके n तक होगा, si xi माइनस फंक्शन ऑफ x एंड दिस x इज डिपेंडेंट ऑन s।
वेयर SI इज इक्विवेलेंट टू पार्शियल F बाय पार्शियल XI, वही पुरानी वाली बात, एंड S स्टैंड्स फॉर n वेरिएबल्स SI। अब S जो है वो भी n वेरिएबल्स की एक लिस्ट आएगी जो कि XI से रिस्पेक्टिव n वेरिएबल्स हैं। हर XI के लिए आपको एक SI मिल जाएगा और टोटल जो S है वो एक लिस्ट है, वो S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn के बराबर है, वेयर ईच SI इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू XI. I varies from 1 to n. This is exactly the form of the Hamiltonian in equation HQPT equal to summation P Q dot minus L Q Q dot T. ये अगर आप देखो तो वही हैमिल्टोनियन की फॉर्म है जो कि इन टर्म्स ऑफ लेग्रांजियन हमने लिखा था कि लेग्रांजियन के अंदर लेग्रांजियन था F, ठीक है, F की बजाय आपने लेग्रांजियन L लगा दिया। X की बजाय आपके पास क्या है, X की बजाय यहाँ पे आपके पास है जी Q डॉट, और S की बजाय आपके पास क्या है, S की बजाय आपके पास है P, यहाँ पे Q का डॉट आना चाहिए इधर यहाँ, वेयर HL P Q डॉट टेक प्लेस ऑफ S F X S एंड X G F S एंड X रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या है, पहले आपके पास GS था, उसको आपने इन टर्म्स ऑफ FX लिखा। कैसे लिखा, GS इक्वल टू समेशन I इज फ्रॉम 1 to n SI XI माइनस F ऑफ XS। और यहाँ पे आपके पास क्या है, हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन जो है वो आपका डिपेंडेंट है QPT पे, लेग्रांजियन आपका L है और लेग्रांजियन आपका डिपेंडेंट है Q डॉट T पे। और इसमें चेंज क्या है, S की बजाय यहाँ पे क्या है P है, X की बजाय यहाँ पे क्या है Q डॉट है। तो ये इंटरचेंजिंग हो रही है P और Q डॉट की, और हो कैसे रही है, विद द हेल्प ऑफ द सेम ट्रांसफॉर्म कॉल्ड द लेजेंडर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ HL P Q डॉट की बजाय हमारे पास G F S और X है। So in the case of many variables, H is indeed the Legendre transform of H. इसका मतलब है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो उसमें H जो है वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्म ऑफ L बनता है विद द QI एज एक्टिव वेरिएबल्स, अगर हम QI को एक्टिव वेरिएबल्स ले लें। अब एग्जांपल आपकी ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ XY 2 का है ना, तो उसके लिहाज से हम कह देते हैं कि हम एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो मैं एग्जांपल नहीं इसके ऊपर दी हुई, बिल्कुल भी नहीं दी हुई, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक एग्जांपल हम कर लें। एग्जांपल हमारे पास है f ऑफ XY, आपके पास x1 और x2 की बजाय x और y है, f ऑफ, या फिर हम f ऑफ x1 x2 ही कर लेते हैं, ये बराबर है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर के, इसके बराबर आपका फंक्शन है। हम कहते हैं कि पार्शियल f बाय पार्शियल x1 s1 के बराबर है और पार्शियल f बाय पार्शियल x2 s2 के बराबर है। s1 आपका है पार्शियल f बाय पार्शियल x1 विच इज 2x1, और s2 आपका है पार्शियल f बाय पार्शियल x2 विच इज 2x2। इसका मतलब ये है कि x1 को आप इन टर्म्स ऑफ s1 लिखना चाहो तो s1 ओवर 2 आ गया, इसी तरह x2 को आप इन टर्म्स ऑफ s2 लिखना चाहें तो s2 ओवर 2 आ गया, ठीक है जी। अब हमने डेवलप करना है g, और g कैसा डेवलप करना है कि g आपके पास s1 और s2 पे डिपेंडेंट एक फंक्शन है, किसके बराबर है, हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास i इक्वल टू 1 to n था, जबकि अब हमारे पास एग्जांपल में i इक्वल टू 1 to 2 है, i 1 से 2 तक si xi माइनस f। अब ये बन गया s1 x1 प्लस s2 x2 माइनस f। s1 की बजाय s1 ही आएगा, x1 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ s1 लिखूं, क्यों, इसलिए कि मेरा g फंक्शन है s1 और s2 का। x1 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ s1 लिखूं तो मेरे पास s1 ओवर 2 आ गया। इसी तरह s2 एज इट इज, x2 को इन टर्म्स ऑफ s2 या s1 अगर मैं लिख सकूं, x2 क्योंकि इन टर्म्स ऑफ s2 आ गया है तो x2 इज s2 ओवर 2 माइनस फंक्शन जो मेरे पास है f वो था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, जो इन टर्म्स ऑफ s1 और s2 अगर मैं लिखूं तो मेरे पास है जी s1 स्क्वायर बाय 4
प्लस S2 स्क्वायर बाय 4। अब आपका G जो है वो किसके इक्वल हो गया, आपका G हो गया जी S1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस S2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस S1 स्क्वायर ओवर 4 माइनस S2 स्क्वायर ओवर 4 के। जब आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड अप करेंगे आपके पास आ गया S1 स्क्वायर ओवर 4। जब आप सेकंड और फोर्थ को ऐड अप करेंगे आपके पास आ गया S2 स्क्वायर ओवर 4 विच इज 1/4 S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये G वही G है जो हमें चाहिए था, यानी ये कि पार्शियल G बाय पार्शियल S1 आपके पास x1 के बराबर आ जाए और पार्शियल G बाय पार्शियल S2 आपके पास x2 के बराबर आ जाए। क्या ये वही G है या कोई और तो नहीं फंक्शन बन गया, गलत तो नहीं फंक्शन बन गया। अब इसकी चेकिंग होगी। चेकिंग के लिए आप लोगे पार्शियल G बाय पार्शियल S1, वो आपके पास 2S1 ओवर 4 आ गया जो कि S1 ओवर 2 है और S1 ओवर 2 आपके पास x1 आ गया। और इसी तरह पार्शियल G बाय पार्शियल S2 जब आप लोगे वो आपके पास आएगा 2S1 बाय 4 2S2 बाय 4 विच इज S2 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x2। तो चेकिंग से पता चला है कि हमें बिल्कुल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वही मिली है, रिक्वायर्ड फंक्शन ही मिला है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसीजर था फॉर 2 वेरिएबल्स वो भी ठीक था और जाहिर है उसके लिहाज से n वेरिएबल्स का भी ठीक ही होगा। अब हम कुछ डिफरेंट चीज की तरफ आ जाते हैं, हैमिल्टन जैकबी इक्वेशंस अगेन। और मकसद यही था कि बीच में वो सारी जो छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने वैसे जनरली बातों में बात की है लेकिन उसको फॉर्मली डिस्कस नहीं किया, वो डिस्कस हो जाए। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी डिस्कस हो गई, एक तो आपको पता चल गया जी ऑसिलेटर का, ठीक है, ऑसिलेटर आपका डिस्कस हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने ऑसिलेटर की डिफरेंट टाइप्स भी देख ली कि जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटर्स भी होते हैं, ड्रिवन ऑसिलेटर भी होते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने फिर देखी कि ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी आ जाती हैं और अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी आ सकती हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने ये देखा कि मोशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन भी होते हैं और कांस्टेंट ऑफ मोशन जो हैं वो इनफैक्ट हमें थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं कि हम बजाय इसके कि वो सारी वो हेल्प कैसे देते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन होती हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी मोशन को, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो उसके बाद फिर हमने आगे देख लिया कि अच्छा जी हमने बारहा हैमिल्टन और लेजेंडर हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन के दरमियान रिलेशनशिप देखा और ये रिलेशनशिप आया कहाँ से, ये आया लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो क्यों ना लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को ही डिस्कस कर लिया जाए और इसी पे राय में डिस्कस कर लिया जाए कि यहाँ से ये जो लेग्रांजियन है ये कैसे निकलता, उसको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया एट द एंड। उसके बाद जी अब आ गई हमारी हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन जो हम निकाल चुके हैं, अब इसकी जस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस की तरफ लेके आ रही हूँ। अब फर्दर जो हमारी अगली क्लासेस होंगी टिल द एंड हम यही करेंगे कि हम मुख्तलिफ चीज़ों की एप्लीकेशंस देखेंगे। पहले वो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस, उसके कैसे सोल्यूशन निकालने हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल्स आप देखोगे और जज करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, खुद से आप देखोगे, मुख्तलिफ बुक्स देखो, उसके अंदर से एग्जांपल्स देखो, एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करो। स्पेसिफिकली आपकी जो गोल्डस्टीन की बुक है उसमें से करो क्योंकि वो एज कोर्स बुक जो है वो हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स में शॉम सीरीज वाली बुक्स हैं और बुक्स हैं, वो आप देखो, उनको कंसिडर करो, उसमें से एग्जांपल करने की कोशिश करो, एग्जांपल बल्कि आप करो और एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करो और जितनी ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने इसमें मार्क्स आएंगे। और आपको पता है कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है तो आपको फिजिक्स भी चीज़ की जाननी है और आपको मैथमेटिक्स की हेल्प से वो फिजिक्स निकालनी भी है। फिजिक्स को मैथ्स में डालना है, मैथ्स को फिजिक्स में डालना, सारी आपने मॉडलिंग करनी है। अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल हम ढूंढते हैं। अब हमें ये पता है कि इन द केस ऑफ फ्री पार्टिकल व्हाट इज योर हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन आपका फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई जो एफ है वो एक्ट नहीं कर रहा, फ्री है, फ्री इन मोशन, जिधर मर्जी मूव करे, ना उसके ऊपर ग्रेविटी है ना कोई और फोर्स है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल उसका जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होगा तो हैमिल्टोनियन जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। फ्री पार्टिकल है, कोई और फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, पोटेंशियल उसके अंदर कुछ नहीं है, v जो है वो जीरो है और आपके पास सिर्फ हैमिल्टोनियन t के बराबर है। और t आपका किसके बराबर है,
इनफैक्ट हमें ये पता है कि हमारा एच जो है वो t प्लस वी के बराबर होगा और v इक्वल टू 0 होता है इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल्स। अच्छा जी, अब t आपका किसके बराबर है? t आपका हाफ m v के बराबर होता है फॉर वन पार्टिकल, where m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle। फर्दर आपका p किसके बराबर है? हाफ m v स्क्वायर के बराबर होता है। फर्दर आपका p किसके बराबर है? p इज द मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर आपका m इंटू v के बराबर है, where v is the velocity of the particle। So what would be your p square? या v को अगर मैं इन टर्म ऑफ p निकालना चाहूँ, v is 1 over m times p। v square is p square over m square और v square is p square over m square। ये मैं डालती हूँ इस हैमिल्टोनियन में जो कि मेरा t के बराबर है, which is 1/2 m इंटू m/2 इंटू v स्क्वायर। v स्क्वायर की बजाय आ जाएगा p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, विच इज p स्क्वायर ओवर 2m। ये आपका आ गया हैमिल्टोनियन। अच्छा, अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या थी आपकी? हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या बनेगी यहां से? आप क्योंकि इस वक्त डील कर रहे हो x के साथ, ठीक है, आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बनेगी पार्शियल s बाय पार्शियल t इक्वल टू -1/2 पार्शियल s बाय पार्शियल x का स्क्वायर। ठीक है जी, आपका p सिर्फ वन साइड डिपेंडेंट है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट x, और s आपका जो है वो xt डिपेंडेंट है। तो आपकी हैमिल्टन इक्वेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बन गई पार्शियल s बाय पार्शियल t इक्वल टू -1/2 पार्शियल s बाय पार्शियल x। और ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एक दफा फिर पीछे जाके देखना और वहां से देखना कि ये कैसे आई है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रही, ये आपने खुद देखना है कि ये कैसे आई है, क्या ये सही आई है कि गलत आई है। हम अब s को अज्यूम करते हैं कि s इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस ई टी। ये हमारी अजम्पशन है s के लिए, ठीक है ना, कि s इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस ई टाइम्स t। क्योंकि हमने कहा कि हमारा s t डिपेंडेंट भी है, तो हम एक तो फंक्शन ऑफ x को बीच में इंक्लूड करें, e हमारे पास कांस्टेंट है और t हमारे पास टाइम है। अगर ये है तो f ऑफ x को किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए? e जो है एनर्जी है, कोई भी कांस्टेंट है। अगर ये है तो df बाई dx क्या होगा? आपका s है f ऑफ x माइनस ई टी। df बाई dx आपका क्या है? ये अंडर रूट ऑफ 2me है, जो कि मैं a का नाम इसको दे रही हूं। ठीक है, सोचो तो जरा कौन सा फंक्शन है ये। अगर आपका df बाई dx a के बराबर है, ए और ए दोनों कांस्टेंट हैं, तो f ऑफ x किसके बराबर होगा? आपका f ऑफ x है ax माइनस सी के बराबर। ठीक है ना, अब मैं df बाई dx की बजाय a पुट कर रही हूं, तो अगर मैं यहां से अगर आपका df बाई dx जो है वो a के बराबर है, वेर a इज ए कांस्टेंट, तो आपका f किसके बराबर है? इंटीग्रल a dx के बराबर, जो कि ax प्लस सी या माइनस सी के बराबर है, वेयर सी इज द कांस्टेंट। और हम क्या लिख सकते हैं? वी राइट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट e इन टर्म्स ऑफ न्यू कांस्टेंट मोमेंटम। अब हम इसके लिहाज से इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नए मोमेंटा के तौर पे लिख सकते हैं। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन क्या होगा? हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन अब आपका s है, जो डिपेंडेंट है x q t पे। x पुराना वेरिएबल है, q नया वेरिएबल है और t है। ये बराबर होगा ax माइनस a ओवर 2mt माइनस c। ठीक है जी, ये आपका किसके बराबर है? यहाँ से ये आपका है a स्क्वायर ओवर 2m के बराबर। तो e की वैल्यू भी आपने पुट कर दी है इसमें। We have no simple way to express this in terms of q। अब हमारे पास कोई सिंपल वे तो है नहीं कि इसको एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ q में, बिकॉज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x इज साइक्लिक, क्योंकि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x जो है वो साइक्लिक है। However, we know that the new Hamiltonian must vanish। लेकिन ये कि हमें ये पता है कि जो नया हैमिल्टोनियन है उसको जीरो होना चाहिए। अगर उसको जीरो होना चाहिए तो k जो है वो जीरो के इक्वल है,
लेकिन हमें ये पता है कि k जो है वो h प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t के बराबर है, बिकॉज s इज द जनरेटिंग फंक्शन और द प्रिंसिपल फंक्शन। तो h प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t किसके बराबर है, वो h की वैल्यू आप पुट कर दो, पार्शियल s बाय पार्शियल t की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ गया p स्क्वायर ओवर 2m माइनस a स्क्वायर ओवर 2m। और यहां से आपके पास क्या आ गया कि इफ योर p स्क्वायर ओवर 2m minus a square over 2m equal to 0, this implies that your p square minus a square is 0 and your p is equals to a। इसका मतलब ये कि p भी कांस्टेंट है, मोमेंटम भी कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि ये किसके बराबर है, मोमेंटम अपने इनिशियल वैल्यू के बराबर है। कोई भी इनिशियल मोमेंटम आप ले लें p नॉट इक्वल टू a, ठीक है। हम कहते हैं कि एट इनिशियली द मोमेंटम वाज p नॉट, जो कि a के बराबर था। एंड तक जब तक हमारा काम शाम हुआ, सारा कुछ हुआ, मोशन वगैरह होती रही, सब कुछ होती रही, हमारे सिस्टम का एंड जब था तब तक मोमेंटम कांस्टेंट ही रहा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शन फिर क्या बन गया, हम a की बजाय p नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, यहाँ पे x क्यों नहीं आएगा, एक्स पी आएगा। क्यों एक्स पी आएगा, इसलिए कि x और p का इंटरचेंज है, एस एक्स पी टी है। और यहाँ से जो अब हमारा प्रिंसिपल फंक्शन बन गया, प्रिंसिपल फंक्शन पहले क्या था, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर 2m t माइनस सी। अब हमारा क्या बन गया कि a की बजाय आपका p नॉट लग जाएगा, एस एक्स और पी टी था पहले हमारे पास, और एस एक्स पी टी किसके बराबर था, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर 2m टाइम्स t माइनस सी के बराबर। तो हम ये कहते हैं कि जी हमारा t की बजाय तो है a की बजाय तो हम p लिख सकते हैं, और p जो है वो वही है जो शुरू से एंड तक था, p कांस्टेंट है, और a की बजाय हमारे पास p नॉट आ जाता है, और ये कांस्टेंट जो है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप कर दिया, a की बजाय हमारे पास p नॉट आ गया, तो हमारा s जो बन गया वो एक्स पी टी की बजाय एक्स पी नॉट टी बन गया, और वो बन गया p नॉट एक्स माइनस पी नॉट स्क्वायर ओवर 2m टाइम्स t। अब जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस टाइप, उसके लिए हम क्या सेट करते हैं, f को हम सेट करते हैं माइनस पी नॉट क्यू प्लस एस के। हम कहते हैं f जनरेटिंग फंक्शन है, सॉरी s जनरेटिंग फंक्शन है, और s हमारा था डिपेंडेंट ऑन x p और t, और f हमारा था डिपेंडेंट ऑन x q एंड t। और इसका इंटर रिलेशनशिप क्या है, s से x कैसे बनता है, आप यहाँ पे ऐड करोगे p नॉट q प्लस f, तो f आपका आ गया s माइनस p नॉट q, ठीक है। ये वही लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ी है उसको अप्लाई किया, लेकिन वन वेरिएबल के लिए। अच्छा जी, अब p dx माइनस h dt अगर आप देखो क्या आएगा, यहाँ से p dx माइनस h dt, p की बजाय p नॉट आ जाएगा, dx की बजाय dq, और h जो था वो आपका जो k था वो किसके इक्वल था, h प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t। उसको जब आप इसकी तरफ लेके आओगे, आपका h था, सॉरी आपका k था h प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो p dx आपके पास यहाँ से निकल आएगा p dx माइनस h dt इक्वल टू p नॉट dq माइनस k dt प्लस df, क्योंकि फंक्शन आपका ये, जब आप df लोगे क्या आ जाएगा, df जब आप लोगे आपके पास आएगा माइनस पी नॉट डी क्यू प्लस ds, और ds के अंदर इस चीज़ों को पुट कर देंगे, जो पुराने हमारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। हम इस तरह से सेट कर रहे हैं कि हमारा p dx माइनस h dt किसके बराबर आ जाए, p नॉट dq माइनस k dt प्लस df। और जब आप df को खोलोगे, df के लिहाज से जब आप देखोगे तो df आपका कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस पी नॉट डी क्यू प्लस ds, और s आपको पता है कि फंक्शन किसका है, x का, पी नॉट का इस वक्त, और टाइम का।
तो आपके पास आ जाएगा जी डी एफ बराबर माइनस वही साथ में ये प्लस क्यू, सॉरी आपके पास डी एफ अगर ये है तो आपके पास डी एफ क्या आएगा। अब हमें पता है कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मोमेंटम जो है इसका डिफरेंशिएशन इसकी एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, एफ आपका है माइनस पी नॉट क्यू प्लस एस, तो इनिशियल मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, कंजर्व है, तो डी पी नॉट बाई डी टी तो आपके पास जीरो होगा, लेकिन पी नॉट के अंदर और भी तो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो आपके पास डी एफ हो जाएगा डी पी नॉट टाइम्स क्यू प्लस सॉरी माइनस पी नॉट टाइम्स डी क्यू प्लस, अब डी एस किसके बराबर होगा, पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल पी नॉट डी पी नॉट प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल टी, इसके बराबर होगा। ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, आपके पास ये सारी इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वल्स टू दिस। और इसमें देखो ये वैल्यूज कट गई, बाकी जो आपके पास रह गया वो आप कंपेयर कर लोगे तो उससे आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। पार्शियल एस बाय पार्शियल टी डी टी भी आएगा ना यहाँ पे। जब हम कंपैरिजन करेंगे वहां से हमारे पास क्या आया, P इक्वल टू पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू पी नॉट, Q आपके पास पार्शियल एस बाय पार्शियल पी नॉट आया विच इज x माइनस पी नॉट ओवर m टाइम्स t, K आपके पास आ गया h प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल t, और इसकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो p स्क्वायर ओवर 2m माइनस पी नॉट स्क्वायर ओवर 2m आ गया। क्योंकि p और p नॉट बराबर हैं तो यहाँ से k जीरो आ गया। इसका मतलब ये कि दोनों q और p नॉट दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट हैं, तो सोल्यूशन कैसे आपके पास आएगा x और p का। x आपके पास आ गया q प्लस पी नॉट ओवर एम टी, इस वाली इक्वेशन से x आपके पास आ गया q प्लस पी नॉट टी ओवर m, और यहां से आपके पास p इक्वल टू पी नॉट तो आया ही हुआ। ठीक, we see that the new canonical variables Q P naught are just the initial position and momentum of the motion। हमें ये पता है, हम ये देख सकते हैं कि जो नए कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं Q और P नॉट, ये इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोमेंटम है इस मोशन का, और इसकी वजह से ये डिटरमिन करते हैं इस पूरी मोशन को। The fact that knowing Q and P naught is equivalent to knowing the full motion rests here on the fact that S generates motion along the classical path। ये फैक्ट कि हम जानते हैं कि Q नॉट और P नॉट ये हमें मिल गया, इसका क्या मतलब है कि हमें पता चल गया कि सारी मोशन जो है वो S से जनरेट हो रही है। S जो है वो क्लासिकल पाथ के अलोंग मोशन जनरेट कर रहा है, वो न्यूटोनियन पाथ में मोशन जनरेट कर रहा है। इन फैक्ट द गिवन कंडीशंस Q P नॉट, in fact given initial conditions Q P naught we can use Hamilton's principal function as a generating function। अब Q P naught के लिए इनिशियल कंडीशंस के लिए हम जो हैमिल्टन का प्रिंसिपल फंक्शन था उसको जनरेटिंग फंक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, बट ट्रीट P naught as the old momentum and x as the new coordinates to reverse the process above and generate Q x and P। तो हम हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन को एज जनरेटिंग फंक्शन ट्रीट करके और पी नॉट को एज ओल्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट डील करें और एक्स को न्यू कोऑर्डिनेट डील करें, तो हम इस सारे प्रोसेस को अपोज कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड पे ला सकते हैं। अब एक और दफा इस अब तक के लेक्चर को देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल इनफैक्ट हमने पढ़ी थी। अब जो है हम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मेनी वेरिएबल्स करने लगे हैं, और जो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वन वेरिएबल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा क्या था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि f अगर सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंडेंट हो और df बाई dx जो है वो s पे डिपेंडेंट हो, तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक ऐसा फंक्शन g ढूंढ के देती है जो s डिपेंडेंट है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो x के बराबर है। फर्दर हमने ये पढ़ा कि दो दफा अगर लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो तो फंक्शन का अपना आप सामने आ जाता है, यानी कि लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स जो है वो सेम रिजल्ट देता है किसी भी फंक्शन के लिए। उसके बाद हम आ गए मेनी वेरिएबल्स पे, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दी। एग्जांपल क्या करवाई, इनफैक्ट मैंने एग्जांपल 2 वेरिएबल्स के लिए करवाई थी। हमने ये कहा
कि अगर एक लीजेंडर ट्रांसफॉर्म हो और एक से ज़्यादा एक्टिव वेरिएबल हो तो हम दो वेरिएबल्स का फंक्शन ले लेते हैं f, और हम कहते हैं कि df हमारा पार्शियल f बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल x2 dx2 जो कि s1 dx1 प्लस s2 dx2 के बराबर है वो है। इसी तरह हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक फंक्शन है g जो कि s1 और s2 डिपेंडेंट है, जबकि s1 जो है वो पार्शियल f1 बाय पार्शियल x1 है और s2 जो है वो पार्शियल f बाय पार्शियल x2 है। अब अगर g है तो g भी हमें मिल सकता है। अब हमने dg इन टर्म्स ऑफ x1 एंड s1 लिख दिया और उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड अप किया। अब हमारे पास df प्लस g आ गया, वो किसके बराबर आया, वो हमारे पास चेंज इन n1 s1 x1 प्लस s2 x2 आ गया। यहां से हमने ये चीज डिराइव की कि g जो है वो आपका s1 x1 प्लस s2 x2 माइनस f है, लेकिन क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि g जो है वो फंक्शन ऑफ s1 और s2 है, तो आपके पास g जो है वो आप बड़े आराम से इस सारे को x1 को भी इन टर्म्स ऑफ s1 लिख सकते हो, s1 s2 x2 को भी इन टर्म्स ऑफ s1 और s2 लिख सकते हो, f जो है उसको भी इन टर्म्स ऑफ s1 और s2 लिख सकते हो, और आपका पूरा g जो है वो s1 और s2 पे डिपेंडेंट एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि अच्छा ये अगर दो के लिए हो सकता है तो बहुत सारों के लिए भी हो सकता है, n के लिए भी हो सकता है, n के लिए हो सकता है, तो फिर वहां से हमने ये निकाला कि हैमिल्टोनियन और लेग्रानियन जो है वो इस समझ में एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी करवा दूं ताकि ये बड़ी अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी कहेंगे मैडम क्या गंदा मंदा कर रही हैं, लेकिन एग्जांपल मैं एक और लिख रही हूँ। मैं कहती हूँ कि फंक्शन आपका है x1 और x2 डिपेंडेंट, फंक्शन आपका है x1 इंटू x2। मैंने एक बहुत सिंपल सा फंक्शन लिया, यहाँ से मुझे g s1 s2 चाहिए। अच्छा जी, अगर फंक्शन है आपका x1 और x2 का, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पहले से एग्जांपल, और हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी तरह ये बात समझ आ जाए। If your function is function of x1 and x2 which is equals to x1 into x2, then what would be s1? s1 is partial f by partial x1 which is x2, and what would be your s2? It is partial f by partial x2, it would be x1. So your x2 is s1 and your x1 is s2. ठीक है, अब आपने ढूंढना है g। g किसके बराबर है? g है आपका x1 s1 प्लस x2 s2 माइनस f के बराबर, फंक्शन ऑफ x1 x2। अब क्योंकि x1 को मैं इन टर्म्स ऑफ s1 लिख सकती हूँ, तो ये बन गया s2 s1। x2 को भी इन टर्म्स ऑफ s1 s2 लिख सकती हूँ, x2 बराबर है s1 के, s1 s2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 x2 को भी मैं s1 s2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ जो कि है s1 s2। g आपका s1 s2 में बन गया है s1 s2, ट्रांसफॉर्म हो गया, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। अब हम देखें कि ये जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन आया है क्या ये वाकई ठीक है। उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि पार्शियल g बाय पार्शियल s1 इट मस्ट बी इक्वल टू x1 एंड पार्शियल g बाय पार्शियल s2 इट मस्ट बी इक्वल टू x2। Now partial g by partial s1, what it would be? It would be s2, and s2 is equal to x1. And partial g by partial s2, what it would be? It is s1 which is equals to x1. So ये आपके पास आ गई रिजल्टिंग दोनों इक्वेशंस, और ये आपको बता रही हैं कि आपका g ही वही फंक्शन है कि जिसको आपका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s1 लेते हो तो x1 आता है, और जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s2 लेते हो तो आंसर x1 आता है। तो g ऐसा फंक्शन है और वो आपको यहाँ से मिल गया, और ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्म ही है जो इस फंक्शन को दूसरे में चेंज कर रही है विद सम अदर वेरिएबल्स। इसी तरह हमने ये देखा कि यही लीजेंडर ट्रांसफॉर्म है जो जब लेग्रानियन पे अप्लाई होती है तो इसको हैमिल्टोनियन में चेंज कर देती है, जबकि लेग्रानियन आपका जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम का फंक्शन था, और हैमिल्टोनियन जो आपका होता है वो जनरलाइज्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स, कैनोनिकल मोमेंटा और टाइम का फंक्शन है, और उनके दरमियान रिलेशनशिप यहाँ से ही आ रहा है। क्यों? इसलिए कि आप देख सकते हो, ये मैनी वेरिएबल्स वाली साइड पे आते हैं कि आपके पास h है QPT, इनफैक्ट चेंज जो आ रहा है वो यहाँ पे P में, और ये जो लेग्रानियन Q डॉट T है इसके Q डॉट में आ रहा है। तो जिसमें चेंज आ रहा है वो इस समेशन में आएगा।
एच क्यू पी टी जो है उसके लिए आपके पास आएगा समेशन, और लेग्रांजियन आपका क्यू डॉट टी है और यहाँ से आपका एच बन रहा है, ठीक है। चेंज इस वेरिएबल में है क्यू डॉट में, और चेंज कैसे हुआ, ये पी में चेंज हो गया। समेशन पी क्यू डॉट, ठीक है, वो आ गया 7। पी एन लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एन कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है, क्यू आई पी आई टी, और यहाँ पे भी पी आई आ जाएगा, क्यू आई डॉट आ जाएगा, क्यू आई भी एन की लिस्ट है और क्यू आई डॉट भी एन की लिस्ट है। तो आपके पास आ गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल क्यू आई डॉट और टी। यहाँ तक तो हमारे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। उसके बाद हमने एक छोटी सी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की एग्जांपल देख लिया फ्री पार्टिकल की, जिसमें सिंपलेस्ट मोशन कंसिडर की गई है और उसका हैमिल्टोनियन कंसिडर किया गया। उसके बाद हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अप्लाई की गई। हमने अज्यूम किया कि हमारा एस जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस ई टी है। क्यों एफ ऑफ एक्स है? इसलिए कि आपका हैमिल्टोनियन सिर्फ एक वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है ना, एक्स के अलोंग है। और आप यूजुअली एस क्या लेते हो, याद करो, आप लेते हो जी एस जो है वो एक्स डिपेंडेंट होता है, क्यू डिपेंडेंट होता है और टी डिपेंडेंट होता है। और जब याद करें, जब हमारे पास जो हमने फंक्शन लिया था डब्ल्यू, वो सिर्फ पुराने कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन था, माइनस अल्फा टी हमने साथ में ले लिया था, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी ले लेंगे। इस टाइप का ये फंक्शन हम लेते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं और हम कहते हैं कि जी पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स जो है वो ए के बराबर है, और उससे ऑनवर्ड हम चलते गए यहाँ तक कि हमने ये कर लिया कि एक्स और पी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, एक्स और पी क्यू और पी नॉट से कैसे रिलेटेड हैं। तो वो हम रिलेशनशिप पे ले आए हैं कि एक्स और क्यू इंटर रिलेटेड हैं और किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन की कुछ और एग्जांपल्स पे डिपेंडेंट है। उसमें ये है कि हो सकता है कि मैं ये वाली एग्जांपल भी उसमें ऐड कर दूं ताकि हम इसको दोबारा से देख लें, अच्छी तरह से समझें और आगे वाली एग्जाम्पल्स भी साथ में इंक्लूड हों। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप ये लेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और लेजेंडर ट्रांसफॉर्म्स मिलती हैं वो आप ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, डिफरेंट फंक्शंस लो, खुद से लो, उसे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी निकालो ताकि आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छी सी प्रैक्टिस करें और अच्छे से पेपर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।